आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 और 21 जून की करंट अफेयर की। 20 और 21 जून की करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उन सभी को देखेंगे। साथ ही साथ प्रश्न जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीआरपीएफ, आईबीपीएस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्था के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है, ऐसा घोषणा किया है उसने कि जो सरकारी स्कूल से छात्र आते हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम पास किया है, उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और थोड़ा इसकी विस्तार से क्या हो सकता है आइए इसको देखते हैं। तो तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के उन छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। 10% आरक्षण बहुत होता है, कम नहीं होता है 10% आरक्षण, जो नीट एग्ज़ाम पास करके आए हैं, यानी कि जिनका बैकग्राउंड, यानी जो पिछली क्लासों में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और अब जो है आके नीट एग्ज़ाम पास किए हैं, तो उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह फैसला कब कैसे किया गया? यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी कलैयारासन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। यह क्षैतिज आरक्षण उन सभी वर्गों के छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की जो नगरपालिकाओं, निगमों, आर्द्र द्रविड़ और जनजाति कल्याण, कल्लर पुनर्वित्त स्कूलों और वन विभाग के स्कूलों से आते हैं। यानी ये जो बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये लागू होगा। अच्छा, हमने देखिए तमिलनाडु के बाद क्वेश्चन मार्क बनाया है। क्वेश्चन मार्क इसलिए बनाया है क्योंकि हमने तमिलनाडु के बारे में बहुत ढेर सारी डिटेल्स कई बार हर बार बताते रहते हैं जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार आप बताएंगे हमें कि तमिलनाडु से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, या तमिलनाडु की अन्य जो भी आप जानते हैं उनके बारे में डिटेल्स, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर जिसने सबसे अच्छा बताया, जिसने सबसे फास्ट बताया, उसका नाम मैं अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा कि किसने सबसे पहले आंसर सही बताया और किसने जो है सबसे अच्छा डिटेल बताया, सही तरीके से जो वर्चुअल फैक्टर मतलब जो होने चाहिए उसको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिया है? तो इसका सही आंसर है भारत। ये भारत को मिला है। और क्या डिटेल्स हो सकते हैं आइए इसको समझते हैं। तो जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी का अधिकार भारत को दिया है। और यह फैसला किसका है? यह फैसला AFC, यानी जो आपको ये लोगो दिख रहा है यहाँ से, AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। फरवरी में AFC फुटबॉल समिति ने भारत को मेज़बान बनाने की सिफारिश की थी और इसे मंजूर कर लिया गया है। भारत ने 2016 में AFC अंडर-16 चैम्पियनशिप और 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी की थी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे AFC क्या है? तो एशियाई महिला फुटबॉल परिसंघ क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 8 मई 1954 को और मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा लंबा है, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। चलिए ये तो था इसके बारे में डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ये क्वेश्चन हमारा थंबनेल भी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को अपने पद से हटा दिया है? इसका सही आंसर है ग्रीम हिक को हटाया गया है। और क्यों हटाया गया है इसको देखते हैं, क्या वजह हो सकती है कि ग्रीम हिक को पद से हटा दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रीम हिक को उनके पद से हटा दिया है। और कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट को देखते हुए CA ने जिन 40 लोगों को निकाला उसमें से ग्रीन हिक को भी शामिल हैं, क्योंकि जिन 40 लोगों को निकाला गया है
उनको, उनमें से एक ये भी हैं। अच्छा, निकाला क्यों गया इन 40 लोगों को? तो जो वहाँ के प्रमुख कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जो मेन कोच हैं जस्टिन लेंगर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमारे स्टाफ हैं उनमें से कुछ ऐसे स्टाफ हैं जिनको अगर निकाल दिया जाए तो क्रिकेट टीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोविड-19 के वजह से जो वित्तीय संकट पैदा हुआ है क्रिकेट बोर्ड में, उसको भी हल्का किया जा सकता है, उसको उससे कुछ पैसे की बचत की जा सकती है। तो उसी को देखते हुए जो 40 स्टाफ थे जिनसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था टीम के ऊपर, तो उनको निकाला गया है। उनमें से एक ग्रीम हिक भी थे। अच्छा, ग्रीम हिक ने इंग्लैंड के लिए 65, ग्रीम हिक ने, यहाँ पे गलत लिखा है, इंग्लैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सॉरी हाँ सही है, इंग्लैंड के लिए 65 मैच और 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। ये थे तो इंग्लैंड टीम से, लेकिन कोच बने थे आके ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। तो ग्रीम हिग ने 65 टेस्ट और 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रमुख कोच कौन है? जस्टिन लैंगर। और ऑस्ट्रेलिया इस समय वनडे में क्या रैंकिंग है ऑस्ट्रेलिया की? 5वें स्थान पर है। और ऑस्ट्रेलिया T20 एंड टेस्ट मैच में नंबर 1 स्थान पर है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए वनडे में 5वें स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इंग्लैंड है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत की है या शुरू की है? तो इसका सही आंसर है 41 कोयला खदानों की नीलामी जो है शुरू कर दी उन्होंने। क्या है आइए उसको डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। सरकार की इन कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा, यानी जो देश का कोयला क्षेत्र है वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ भी अपना नीलामी में हिस्सेदारी करके अब वहाँ पर खनन कर सकेंगी। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी से देश में अगले 5 से 7 साल में 33,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश की उम्मीद है, यानी इतना उम्मीद लगाया जा रहा है कि इतना वहाँ पे निवेश होगा। अच्छा, कोयला की बात आई है, कोयला से क्या और फैक्ट हो सकता है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है, और झारखंड जो है वह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, या यहाँ से कह सकते हैं झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। और कोयला भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन। अगर कोयला सबसे ज़्यादा, अगर भारत में कोई और ईंधन पाया जाता है जीवाश्म ईंधन, तो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। चलिए अगला बात करते हैं। हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है भारत। भारत के जो है जो जीडीपी ग्रोथ है उसको निगेटिव दिया है, निगेटिव रैंकिंग दिया है, निगेटिव बताया कि निगेटिव होगा। किसने बताया है? फिच ने। और ऐसा क्या है आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार भारत का आर्थिक प्रदर्शन स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। ऐसा हुआ है कि पहले इन्होंने बताया था कि ये स्थिर रहेगा, लेकिन अब घटाकर उसको नकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक स्थिति में, आर्थिक वृद्धि में संभावना, जो आर्थिक स्थिति की संभावना थी, आर्थिक वृद्धि की संभावना थी, वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए ऐसा उन्होंने रैंकिंग दी है। फिच ने पहले फिच के पहले जो मोडी है उसने भी इसी महीने की शुरुआत में देश की रेटिंग को कम करके सबसे निचले निवेशी श्रेणी Ba2 में रख दिया था, यानी कि जो मूडीज़ है उसने भी इसको कम रैंकिंग दी थी और कहा था कि सबसे कमज़ोर रैंकिंग में रख के Ba2 में रखा था। फिच का अनुमान क्या है? फिच का अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 5% का संकुचन, यानी 5% कम हो सकती है। जितना अभी चल रही है उससे 5% कम हो सकती है। फिच ने इससे पहले 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन स्थिर से घटाकर नकारात्मक किया था, यानी इससे पहले जो है उसने 2012 में ऐसा किया था कि भारत की रेटिंग को नकारात्मक बताया था कि भारत की रेटिंग जो है, अर्थव्यवस्था जो है नकारात्मक जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है?
देश का सर्वोच्च चौथा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, ये याद रखिएगा। अच्छा, किसके लिए किया गया? तो IM विजयन के लिए। अब IM विजयन कौन है? आइए इनको देखते हैं। तो IM विजयन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर, ये फुटबॉलर हैं, वैसे भी तो फुटबॉलर वहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था, तो दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम ले खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। अच्छा, IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे। जो AIFF है उसके 3 बार ये प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे। और सबसे कुशल फुटबॉलर में इनको जाना जाता है। विजयन ने 1992 से 2003 के बीच भारत के लिए 79 मैच खेले और जिनमें से इन्होंने 40 गोल्स दागे हैं। ठीक, और इनकी तस्वीर आप साइड में देख ही रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को भारत की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? इसका सही आंसर है मलावी को इतना ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। क्या डिटेल है, आइए इसको समझते हैं। तो ये ऋण सुविधा प्रदान की जा रही मलावी को भारत की तरफ से, वो कैसे है? तो ये ऋण सुविधा मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेशरिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए और लिखुबुला नदी से मुल्लांजे से ब्लैटायर तक एक नदी पेयजल आपूर्ति प्रणाली निर्माण संबंधी परियोजना की वित्तीय पोषण हेतु दिया जा रहा है। यानी कि एक नदी परियोजना है, नदी से पेयजल पानी परियोजना निर्मित की जाएगी, जिसकी वित्तीय पोषण के लिए ये दिया जा रहा है। इस ऋण सुविधा सहित एग्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका, अच्छा ये जो ऋण दिया गया है, इसके अलावा जो एग्जिम बैंक है अपना, उसके द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, सोवियत संघ से अलग हुए देशों CIS देशों को मिलाकर 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। अगर केवल एग्जिम बैंक की बात करें तो एग्जिम बैंक ने 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, उसका है 25.68 अरब डॉलर की। अच्छा, एग्जिम बैंक की बात आई, बार बार एग्जिम बैंक आ रहा है, तो एग्जिम बैंक क्या है? तो एग्जिम बैंक की अगर बात करें तो एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एग्जिम बैंक को अगर फुल फॉर्म में देखें तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1982 में। उद्देश्य भारतीय आयात और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और एग्जिम बैंक का आप लोगों साइड में देख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ का लोन देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 5,714 करोड़ रुपए। अब ये कहाँ पे इन्वेस्ट होगा इतना रुपया और कैसे दे रहा है, किस बॉन्ड के तहत दे रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो 5,714 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए 75 करोड़ डॉलर या यूँ कहें 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। याद रखिए, कर्ज मंजूर किया है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। कुल मिला के सारा काम इसमें स्वास्थ्य में होने वाला है इससे। अच्छा, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की बात आई है, तो इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर इसके बारे में हमने और भी ज़्यादा डिटेल बताया था, लेकिन यहाँ पे केवल नॉर्मल चर्चा करेंगे। अगर आप जानते हैं तो और ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? वर्ष 2016 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है और अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन इसके अध्यक्ष हैं और इसका लोगो आप साइड में देख रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। बाकी आपको कहीं पे और कोई चीज़ लग रहा है कि हाँ और ज़्यादा बेटर हो सकता है, हमें एडवाइस दीजिए, हम आप ज़रूर एडवाइस पे काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो आइए इससे डिटेल देखते हैं, क्या डिटेल हो सकता है इससे। तो 17 जून को जो मनाया जाने वाला ये दिवस है, प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस 1995 से मनाया जा रहा है। पहली बार 1995 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यानी जन जागरूक अगर होगा तो वो इसके कम करने के लिए भी खुद ही कुछ न कुछ करेगा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर मरुस्थल की बात है तो ये चर्चा करना बनता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल अगर एक ऐसे अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का लगभग दोगुना है। दोगुना से यानी कुछ ज़्यादा ही है, या कह सकते हैं दोगुना है। और अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। यह दुनिया का नौवां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये गर्म मरुस्थल है। अच्छा, आप अगर सहारा की बात करें तो सहारा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। वर्ल्ड मैप का जो कुछ एरिया है सहारा का, मैंने इसको कट करके यहाँ पे लगाया है, आप देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद वहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? इसका सही आंसर है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना है और स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई भारत ने, जबकि नेपाल से उसके भी रिश्ते में खटास चल रही है, उस रिश्तों में तनाव चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या है और इसकी डिटेल। तो नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भारत ने यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत की स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। अच्छा, अगर ये दिमाग में चल रहा हो कि भारत से तनाव क्यों है, तो इसको मैंने पिछले भी क्वेश्चन में शामिल किया था। कुछ वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपने एरिया में बताकर एक नया मैप जारी किया है और उसकी संसद में इस मैप को पास भी कर दिया गया है। तब से भारत और नेपाल के बीच में विवाद बना हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल का सुधार करने के मकसद से यह स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया रहा है। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। अच्छा, नेपाल की बात आई है तो थोड़ा नेपाल को समझते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। मुद्रा है नेपाली रुपया। तो ये तो था आज का डिटेल, आज के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और यदि आपके कोई सुझाव हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में ज़रूर रिप्लाई देंगे और जैसा भी हो सकेगा हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।